नमस्कार राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। की बार दिवाली हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवाली रही है। 500 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इस बार की दिवाली ही बहुत अलग थी। तो आपको, आपके परिवार को, आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत-बहुत इस भव्य और इस ऐतिहासिक दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 550 साल के इंतजार के बाद ऐसी दीपावली हम सबके लिए आई है, तो ऐतिहासिक जी। पल है। पर ये बताइए कि योगी जी ने कहा कि जो राम भक्त हो सकते हैं वही देशभक्त बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सुनकर तो उस जमात को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही होगी, वो जो खान मार्केट गैंग है। जी, जो सेक्युलर गैंग है ना, जो अपने आप को स्वघोषित सेक्युलर कहते हैं, जिनको पटाखों से तकलीफ होती है, लेकिन जब उनकी थाली पे ईद की नल्ली निहारी और बिरयानी होती है और उस वक़्त जब बकरे को हलाल किया जाता है, तब उसकी चीखें नहीं सुनाई देती, लेकिन पटाखों से जानवरों को तकलीफ होती है, वो उनको सुनाई देता है। तो इस समय भी उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन देखिए उन्होंने क्या गलत कहा? राम जी को आप सिर्फ हिंदुओं का भगवान लेके एक तरीके से नहीं कह सकते। राम जी मर्यादा के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनको कहा जाता है। और उनसे हमने क्या सीख ली है? उनसे हमने ये सीख ली है कि हमने अपने व्यक्तिगत हर चीज को किनारे छोड़कर अपने राज्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचना है, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने जो वादे हैं, जैसे पिता ने जो कहा उसके ऊपर अडिग रहना है। बाकी सब चीजें अलग। उनको जरूरत नहीं थी 14 साल के वनवास में जाने के लिए, जब उन सब एक तरफ खड़े हो गए थे कि हम आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन वो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो मर्यादा के तहत गए और जाके जंगल में 14 साल रहे। और उसके बाद कैसे एक महिला को, उनकी पत्नी को जब रावण अपहरण करके ले जाते हैं, तो कैसे उनको वापस लेकर आते हैं, पूरी लंका जला दी जाती है। और वादा जो था कि सीता जी का ध्यान रखेंगे, उनके पिता से, राजा जनक से जो वादा किया था, उसको उन्होंने पूरा निभाया। वापस लेकर आते हैं अयोध्या और फिर देखिए मर्यादा के तहत जब उनकी ही प्रजा ने सवाल उठाया सीता जी की पर, तो अपनी बीवी को, अपने परिवार को त्याग देना, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो यही मैं कहती हूँ, अपनी प्रजा और अपने राज्य को प्रथम रखने वाले, तो ये तो सही बात है ना, जो अपने देश को प्रथम रखेगा, जो अपनी मोह और माया को से दूर होके, अपने हर मोह से दूर होके सिर्फ अपने देश को के लिए मोह और प्रेम रखेगा और उसी के बारे में सोचेगा, तो वही है जो राम भक्त है। वो सभी राम भक्त हैं और वही राष्ट्र भक्त कहलाएंगे। ये तो साफ सी बात है। पर आप ये देखिए ना कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले जो एक लाइन कही थी कि बटोगे तो कटोगे, उसका रिएक्शन कैसे हुआ। अब तो बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में अखिलेश यादव के लग गए जिस पर लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बात तो एक ही हुई। वो तो कब से दूसरों को जोड़ते चले आ रहे हैं। याद कीजिए ना, वो तो वोट जिहाद करने वाली जमात है। देखिए, बहुत हास्यास्पद हो जाता है जब समाजवादी पार्टी ऐसे पोस्टर लगाती है कि जुड़ साथ जुड़ने की बात। अरे जो लोग लगातार उस पार्टी के साथ खड़े हैं और खुद भी जो कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग करते हैं, जो धर्म के बेस के सेंसस की मांग करते हैं, वो जुड़े हुए कैसे हैं? जो उस राहुल गांधी के साथ ताल से ताल मिलाते हैं, जो लगातार किसी जर्नलिस्ट से उसकी जाति पूछ लेते हैं, मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड तक जाति पर धर्म पे आ जाते हैं, जो एक सैनिक से उसकी जात पूछ लेते हैं, तो वो कौन से जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो तो सिर्फ तोड़ने वालों के साथ ही है ना। क्या जोड़ने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने? जब उनके दूसरे साथी तेजस्वी यादव साहब आप देख लीजिए, इंडिया अलायंस के इनके साथी और रिश्तेदार भी हैं अखिलेश जी के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं किसी मुसलमान पे किसी ने आंख उठाई तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे आपको बोलना चाहिए किसी भी धर्म के किसी को भी किसी और धर्म के ऊपर आंख नहीं उठानी चाहिए। ये मानवता के लिए बोलना चाहिए कि किसी भी मनुष्य को किसी के साथ भी धर्म या जाति के नाम पर आंख नहीं दिखानी चाहिए। ये होना चाहिए था। हम सबके साथ खड़े हैं और हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं। तो बांटने का काम तो इनका इंडी के डीएनए का है। तो ये अब जब ऐसी बातें बोलते हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है। पर राधिका जी, अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि कितना ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। 550 साल के बाद हमने अयोध्या में ऐसी दीपावली मनाई है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। लेकिन एक जमात है जिसको लगता है कि अरे सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग,
टैक्स पेयर के पैसे का इतना दुरुपयोग, ऐसे अपनी दिवाली मनाने की क्या जरूरत थी, वगैरह वगैरह। जो जो लोग पहले ही कहते थे वहां अस्पताल बना देना चाहिए, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। लेकिन वो अपने बारे में भूल जाते हैं कि वो तो हज भी सरकारी अनुदान से करते आ रहे हैं, या नहीं? बिल्कुल, और जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है कि आपको हज अपने पैसे से करना होता है। अगर आप दूसरों के पैसे से करेंगे तो वो हराम कहा जाता है। और ये तक होता है, अब देखिए, अब टैक्स में तो हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का पैसा होता है। ये तो है नहीं कि आप निकाल लेंगे कि सिर्फ जो मुसलमान का दिया हुआ पैसा है, सिर्फ उसी के टैक्स से हम हज पे जाएंगे। उसमें तो हम हिंदुओं का भी है, उसमें पारसियों का भी है, उसमें क्रिश्चियंस का भी है, उसमें सिखों का भी है। तो तब आपके लिए वो हराम नहीं हो जाता। लेकिन अब जब भव्य तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी जी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, वो लगातार ईद मिलन के प्रोग्राम करती हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से, तब कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर प्रभु श्री राम जी के आगमन पर, उनके टाट से ठाट पे जाने पर अगर दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, पूरी अयोध्या को अमावस्या में दियों से प्रज्वलित रोशन। कर दिया जाता है, तो तकलीफ हो जाती है। तो ये दोगली चीज नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि आप भारत के वासी हैं, तो भारत एक सेक्युलर देश है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ईद मनाई जाएगी तो हमारी दिवाली भी मनाई जाएगी, जाहिर सी बात है क्रिसमस भी मनाई जाएगी, तो तकलीफ क्यों होनी है? तकलीफ सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है ना राधिका जी। लेकिन एक चीज है कि हम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उधर देखिए, उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है, उनके सांसद है अरविंद सावंत, वो किस तरह की तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिंदे की पार्टी की तरफ से जो शायना एनसी मैदान में उतरे हैं मुंबई में, उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आप सोचिए, कहाँ तो वो उनके लिए 2014-19 में प्रचार कर चुकी हैं, और उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो एफआईआर भी दर्ज होगी उनके खिलाफ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक है। इंडिया अलायंस है ना, कांग्रेस के साथ ही है, फिलहाल ताल से ताल मिला रहे हैं। और बिल्कुल ही कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अपने पुत्र मोह के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि आगे जाके उसको स्थापित करना चाह रहे हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राहुल गांधी हैं। अपने पिताजी की सारी जो आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने तार तार करके साइड पर रख दिया। क्या बाल ठाकरे जी ने कभी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करी थी, या महिलाओं के लिए ऐसी चीजों के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित किया था? कभी नहीं किया था। और पर हम हैरान क्यों होते हैं? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, वही कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के लोगों को पदोन्नत करते हैं जब वो अपनी पार्टी के महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये इन लोगों का, तभी तो आजकल इनकी बहुत अच्छी बन रही है। जिस तरीके से वो हर चीज साइड कर दिए, वो भूल गए कि मतलब जो बयान भी आ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के, बिल्कुल अपनी पिताजी की जो आइडियोलॉजी, जो असल शिवसेना की आइडियोलॉजी है, उससे विपरीत है। और ये शिवसेना की आइडियोलॉजी नहीं है कि किसी महिला के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना। लेकिन इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है? जो सत्ता के लालच में अपने पिता के लिए हुए, वो किसी महिला के या महाराष्ट्र की जनता के क्या हो गए? बहुत ही गलत बात है। और ये सब कुछ मैं मानती हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब और साथ ही साथ उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे साहब के संरक्षण में हो रहा है। क्या अभी तक किसी का कोई बयान आया? क्या प्रियंका चतुर्वेदी जी का बयान आया? वो तो स्वयं प्रताड़ित होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी महिला के मुद्दे के ऊपर। आज जब उनकी पार्टी में एक महिला के लिए ऐसे अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो क्या वो एक बार भी कोई बयान दिया? वो तो बहुत प्रखर वक्ता है, तुरंत बोलती है, एक शब्द नहीं आया। उद्धव ठाकरे साहब ने कुछ बोला, आदित्य ठाकरे साहब ने कुछ बोला, संजय राउत जी ने कुछ बोला, या उद्धव ठाकरे जी की पत्नी रश्मि ठाकरे जी ने कुछ बोला? वो तो स्वयं उनका मुखपत्र भी चलाती है, उसकी हेड है। क्या कहीं से कोई बयान आया? किसी ने उसका खंडन किया? नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि जो उनके शब्द हैं उनके नेता के, वो साफ तौर से इन्हीं की संरक्षण में है और इन्हीं के कहने पे है। आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे, राधिका जी, किस तरह से उन्होंने रंग बदला है। आप अभी दीपावली के दिन शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने दीपावली का त्योहार मनाया, तो उस पर भी उनको बड़ा ऐतराज था। उनका कहना था इस पर बैन लगाया जाना चाहिए, ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे थे। और फिर वो ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं। मुंबई में एक सोसाइटी में ये हुआ था विवाद की, वहां पर कुछ महिलाओं को लाइटें लगाने से रोक रही थी एक जमात के लोग, जिनका कहना था कि आपने हमको तो यहाँ पर कुर्बानी नहीं देने दी, तो हम आपको हम्म। लाइटें भी नहीं लगाने देंगे।
तो उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर पब्लिकली कुर्बानी नहीं दी जा सकती तो फिर लाइटें भी नहीं लगाई जानी चाहिए। दोनों का कंपैरिजन है कोई? देखिए सत्ता की लालच में वो जिस लाइन पे आ गए हैं, जिस तरीके से आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ शामिल हुई या कांग्रेस में विलय करने लगी तो आई विल शट शॉप, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। और आप ये भूल रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि बाकी लोग दुम दबा के बैठे हुए थे और हम शिव सैनिक बाबरी ढांचा को गिराने में सबसे आगे थे। साल भर पहले उन्होंने ये तक कहा कि भाजपा के लोग चूहे की तरह बिल में बैठे हुए थे और शिव सैनिक सबसे आगे थे। तो जो बाबरी का ढांचा था गिरा रहे थे, आज वो ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपने ही बातों पे नहीं टिक पा रहे, भूल जाते हैं कि कब उन्होंने क्या कहा। तो सत्ता की लालच में जिस तरीके से वो अपनी आइडियोलॉजी से यू टर्न लेके अब अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने एक जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि किसान खतरे में है, महिला खतरे में है, पहलवान खतरे में, क्या हुआ? जाट वर्सेस नॉट जाट भी वहां पे नहीं चला। सब कुछ तोड़ते हुए हरियाणा में एक इतिहास रचा गया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से महाराष्ट्र की जनता, जिन्होंने पिछली बार भी उद्धव ठाकरे जी को वोट उस नाम पे दिया था कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, ना कि इस बात पे कि आप राहुल गांधी और शरद पवार जी के साथ गठबंधन में। तो वो चीज अब उनके साथ, उनके सामने अच्छे बनने के लिए अगर वो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आज अपमानित कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम सब कुछ देख रहे हैं और कुछ भी अनदेखा नहीं होगा। सबको अपने कर्मों का फल यही देना पड़ता है और वह कर्म हमें चुनाव के नतीजों में बस महज 15 से 20 दिन तो रह गए, सब सामने आ जाएगा। पर राधिका जी एक बात बताइए कि जो जी। एनडीए है उसमें जिस हम्म। तरह से अजीत पवार गुट ने जी। नवाब मलिक को मैदान में उतार दिया, टिकट दे दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐतराज जताया था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, बल्कि उनकी बेटी को भी अणु नगर से टिकट दे दिया। तो इस घटना से क्या एनडीए के अंदर खलबली नहीं है, ऊहापोह की स्थिति नहीं है कि जिसको इतने जोश से लेकर आए थे, आते ही डिप्टी सीएम बना दिया था, वो कहना भी नहीं मान रहा है, वो देख भी नहीं रहा है कि गठबंधन में बाकी लोग इस फैसले से कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं देखिए, कभी-कभी होता है कि क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक बहुत विशाल परिवार है, रामलला का एक बहुत विशाल परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वो तो है ही। ऑलमोस्ट पूरा देश इस समय हर पार्टी हमारे साथ है, हमारा सरकारें हर जगह है। तो कभी-कभी हो जाता है कि चुनाव का समय है, कुछ चीज़ें इश्यूज़ आते हैं, ये छोटी-सी इश्यू है जो सॉल्व कर लिया जाएगा और अजीत पवार जी ने भी ये कह दिया है कि अभी नामांकन की आखिरी डेट जब पूरी हो जाएगी उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। अगर कोई चीज इश्यूज आते हैं उनको आयरन आउट कर दिया जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और सॉरी उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरह ऐसे आप देख रहे होंगे आजकल टीवी पे यही ये इंडिया अलायंस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तुमने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। आपको कहीं पे भी हमारे प्रवक्ता या हमारे नेता एक दूसरे पे इल्जाम लगाते नहीं दिखेंगे। अगर कहीं पे कोई इशू आया है वो हमारी लीडरशिप बैठ के सॉल्व कर लेगी और उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आपस में ही लड़ाइयां टीवी पे ही कर रहे हैं, आजकल तो पॉपकॉर्न मोमेंट्स हो रहे हैं डिबेट्स पे जब हम जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये लोग आपस में इतना लड़ लेते हैं जो आने वाली महाराष्ट्र के नतीजों का एक एग्जाम्पल दिख रहा है। तो ये छोटी चीज है जिसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई ऐसे मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। इतना बड़ा चुनाव है, एक इशू आ भी गया तो आई डोंट थिंक कोई इतनी बड़ी बात है। लेकिन वहां पर जो बीजेपी की यूनिट है और शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि हम आतंकवादी नवाब मलिक को हराएंगे। देखिए मुझे लगता है अभी 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए, जैसे अजीत दादा ने कहा है उसके बाद इस बात पे चर्चा होगी। कभी कभी मैं कहा ना कि जब इमोशंस हाई हो जाते हैं वॉकर के, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन परिवार है। कब हमारे घर में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, हम अपने भाई बहन के लिए ही गुस्से में कुछ बोल देते हैं, फिर जो गुस्सा जब शांत होता है तो ठीक हो जाता है। ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि पता नहीं भतीजा वापस चाचा की तरफ तो नहीं दौड़ जाएगा चुनाव के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कोई करने की जरूरत, अगर होना होता अभी तक हो गया होता। वो वापस नहीं जाएंगे जहाँ पे देखिए मैंने जैसा कहा, हम एक बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में थोड़ी सी बातें होती है, पर जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती, लगातार आपको इंसल्ट किया जाता है, वहां पे भी जिस तरीके से अजीत दादा ज्यादा लायक थे, आप कंपैरिजन करें
पवार साहब की बेटी के लिए, जो ज्यादा समय सिर्फ सोशलाइजिंग में और पार्टी में व्यक्त करती हैं, और अजीत दादा हमेशा ग्राउंड पे रहते थे। तो वो फर्क की वजह से सिर्फ जैसा मैंने कहा ना कि परिवारवाद के चलते कि बार बार सिर्फ उन्हीं की बेटी, उन्हीं के पोते, उन्हीं के नाते ही रहेंगे, और किसी को परिवार और जो लायक लोग हैं उनको नई जगह मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनका टूटना तय था। तो ऐसा नहीं होगा, हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, हमारे परिवार में कोई दरारें नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, ये तो हमारे घर में भी हो जाता है ना, कभी कभी हमारे भाई बहन से झगड़ा हो जाता है, हम हफ्ता भर बात नहीं करते, कितने दिन नाराज रहे, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये परिवार पे छोटी सी चीज है जो सॉल्व कर ली जाएगी, और बहुत जल्द। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है नवाब मलिक पर। इसलिए उनका कम से कम बीजेपी या शिंदे शिवसेना के साथ नजर आना भी जो आपका वोटर है उसको पसंद नहीं आएगा। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि चुनाव मतदान के दिन से पहले पहले शायद ये सॉर्ट आउट हो जाए। पर ये बताइए कि आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या हो गया है? वो अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं या कहीं ना कहीं आहत है इस बात से कि वायनाड में दरवाजे के बाहर उनको खड़ा रखा गया था? देखिए, वो तो है ही ना, थोड़ा दुख तो हुआ होगा जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन दे दिया, और आखिर में जब रिटायरमेंट का टाइम आया, जब उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने राहुल गांधी की हार का, उनकी विफलताओं का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए आगे आ गए और कहा कि मैं एक लॉयल सोल्जर हूँ कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी इस बार फिर हारेंगे, फिर सरकार नहीं बनेगी, वो सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, इसीलिए वो अध्यक्ष भी बने। और फिर उनको ऐसे बाहर कर दिया गया। मेरे को ना कभी-कभी बैठे-बैठे जब सोचती हूँ ना, वो वीडियो एकदम आँखों के आगे आ जाता है। वो कैसे एकदम दयनीय वीडियो था। आप भी याद है कैसे, मतलब वो देख रहे थे इस उम्र के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी परिवार की सेवा में दे दिया, और उनके साथ, और उनका बड़े नेता हैं, बड़े दलित नेता हैं, और उनके साथ ऐसा कर दिया, तो कहीं न कहीं दर्द भी हुआ होगा, और इसी दर्द के चलते सच बाहर आ गया। वो कहते हैं ना, सच जितना भी छुपा लो एक ना दिन सामने आ ही जाता है। तकलीफ तो उन्हें भी हो रही होगी कि किस कांग्रेस में वो इतने सालों पहले जुड़े थे, और आज वो कांग्रेस ऐसे-ऐसे वादे करती है जो पूरे नहीं हो सकते, कि जिसके चलते उनको टॉयलेट सीट पे टैक्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो जो सच्चे कांग्रेसी होंगे, जो बहुत पहले कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े थे, उनको कष्ट होना लाजमी है, और वही हमारे को दिखाई दे रहा है। पर चलिए, इसी बहाने उन्होंने सच तो बोला जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, कि ये वादे कर देते हैं बिना सोचे समझे, और उनको फुलफिल नहीं कर सकते। और अब लेकिन एक दुख की जो बात ये है कि उन्होंने जो हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में वादे किए थे, अब इस बयान से तो ये साफ हो रहा है कि वो वादे पूरे नहीं होंगे। तो जनता ने जिन वादों पर विश्वास करके उनको मत दिया, वो अब टूटेगा, और आने वाले 3-4 साल जब तक अगले जब चुनाव होंगे उन प्रदेशों में, तब तक वहां की जनता परेशान रहेगी। इस बात का मुझे दुख है। मुझे जनता की ज्यादा फिक्र है, ना कि खड़गे साहब क्या सोचते हैं या उनकी पार्टी क्या करती है। जनता इससे परेशान रहेगी, जैसे ओपीएस का वादा था जिसपे विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, या पेंशन का, या अलग अलग योजनाओं का, जो अब उनको लाभ नहीं मिलेगा, जो मिल सकता था। देखिए, हमारी हर जगह सरकार है, हमारी सरकारों के साथ तो ऐसी हालत नहीं है। पर ये बताइए कि राहुल गांधी की जो ठकाठक या खटाखट स्कीम थी हर महीने 8,500 की, उसी पे सबसे ज्यादा तंज लग रहा था मुझे ये। क्योंकि राहुल गांधी ने भी तो बिना सिर पैर के ये बयान दे दिया था कि हर महीने 8,500 मिलेंगे 4 तारीख को, और साल में 1 लाख मिलेंगे। और फिर देखिए, भले ही उनको 99 सीटें आई, लेकिन वो जो बुरका नशी है वो तो पहुंच गई थी 8,500 रुपए लेने के लिए कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर। तो तंज उन्हीं को ही कसा गया कि आपने जो बकवास किया था उसी के चलते हम 99 पे रुक गए। पता है अंजू जी, ये कहना कि राहुल गांधी ने ऐसे ही ठकाठक बोल दिया था कि ठकाठक पैसा है, नहीं, ऐसा नहीं था। ये बहुत मेहनत से इस नंबर पे आए थे, और पी चिदम्बरम साहब ने बहुत बड़ी बड़ी उसके ऊपर पढ़ाइयाँ करी थी। और मेरे को याद है जब हम उनसे कहते थे कि अच्छा जरा सर, ये हमें लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो हमें प्रोमिस करने चाहिए जो जनता के मुद्दे हैं। नो, आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, आई डोंट हैव मनी। वो ऐसे बात करते थे जैसे वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको साइड है। अगर कोई भी हम में से उनको कोई सजेशन देता था, सीधा आई डोंट हैव मनी फॉर दिस। उनके पास पैसे नहीं, मतलब हंसी भी आती थी उस समय पे कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, की आपके पास है क्या वैसे भी। मतलब जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनको तो प्रॉमिस करिए। पर उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत इस पे रिसर्च करके तब ये वादे किए थे। बहुत बड़ी बड़ी ब्रेन्स है उनके पास, कांग्रेस पार्टी के पास, जो फाइनेंस को लेके। और राहुल गांधी जो
भाई उनसे बढ़िया सर्वज्ञानी क्या कौन हो सकता है जिस तरीके की उनकी नॉलेज है, उनकी बहन की नॉलेज। तो उनपे हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरा मानना है कि ऐसे ही उन्होंने खटाखट वादे कर दिए, पर बहुत सोच समझ के वादा किया था। पर मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने ये वादा भी इसीलिए किया था क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सरकार नहीं आ रही। एक आके कह देना कि हम सरकार बना रहे हैं, पर अंदर से दिल से तो इंसान जानता ही है ना कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और वो क्या कर रहा है और असलियत क्या है। हम चाहे रोज आके कुछ भी बोले, हम रोज सुबह किसी से कुछ भी बोले कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर तो हम जानते हैं ना कि असलियत क्या है। तो वो जान रहे थे कि मैं खटाखट बोल दूं, फटाफट बोल दूं, सटासट बोल दूं, जो भी टकाटक बोल दूं, होना कुछ है नहीं। पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि उनकी बातों पे विश्वास करके लोग पैसे लेने पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब वो लोग पहुंचे तो उनको एक चीज करनी चाहिए थी, उनको ये फटाफट से लागू कर देना चाहिए था तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में। तब तो समझ आता भाई, अगर वहां आपने पे करना ही पैसा है नहीं आप। है, वहां तो पैसा नहीं है। हिमाचल में तो एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आप क्या बात कर रही हो, वहां कैसे दे अब देते हैं? सारा पैसा, पहले छत्तीसगढ़ था तो सारा पैसा बघेल जी पहुंचाते थे प्रियंका जी के पास। अब हिमाचल का पैसा सारा प्रियंका जी के पास। अगर ब्रीफ केस भर के गांधी परिवार के पास जाएंगे तो जनता के पास के लिए पैसा कहाँ रह जाएगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का एक ही काम है कि पैसे भर के 10 जनपद पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, एफिडेविट में कितनी डिस्क्रिपेंसीज आई है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उनके पति के पास कहाँ से इतनी कमाइयां हो रही है। पहले का उनका निकालिए रिकॉर्ड और अब निकालिए। जो लोग सिर्फ 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं उनको ये सब बिजनेस करने का कहाँ टाइम मिल रहा है। कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, कौन हेलीकॉप्टर का खर्चा दे रहा है, जब सारे के सारे बैंक अकाउंट सील्ड थे कांग्रेस पार्टी के। ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है कि चुनाव के समय में अजय माकन साहब ने ये कहा था, आपको याद होगा, कि हमारे अकाउंट सील कर दिए, हाँ। हमारे पास 1 रुपया नहीं है चुनाव लड़ने का। तो आप चुनाव कैसे लड़े, आपने अपने कैंडिडेट्स को पैसा कहाँ से पहुंचाया, वो पैसा कहाँ से आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहुल बाबा जो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे अपनी न्याय यात्रा सो कॉल्ड जिसमें चल रहे थे, और सेकंड वाली तो टोटली गाड़ी पे गई है। और क्या भव्य अरेंजमेंट होता था वहां पे कैंप साइट पे, क्या खाने लगते थे 5 स्टार होटल के। उनका पैसा कहाँ से आ रहा था, इन प्रदेशों से ही तो आ रहा था जहां पे सरकारें थी, वरना कहाँ से आएगा। जब आपके बैंक अकाउंट सील्ड है तो पैसा कहाँ से आ रहा है। गांधी परिवार अपने घर का पैसा तो निकाल के देने से रहे, इतना तो वो करेंगे नहीं, देश का लूटा हुआ पैसा कहाँ वो इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं से तो वो पैसा आ रहा था ना, हमने तो दिया नहीं, कार्यकर्ता ने तो कोई इतनी, जो कार्यकर्ता का भी पैसा खट्टा वो जो हुआ था विदेश जो में उन्होंने। वो जो विदेश में बैठा है राधिका जी, जॉर्ज सोरोस, जो कह रहा था मैं 8,000 बिलियन डॉलर लगा दूंगा लोकसभा चुनाव में मोदी को हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं से फंडिंग तो होती होगी ना। वो चाइना में जो बैठे हुए वो हैं भी जिनके साथ कितना, इन्होंने एक हारे हुए समझौता घोड़े के किया है। ऊपर, हारे हुए गधे के ऊपर कौन कितना लगा लेगा, आप मुझे बताइए। घोड़ा तो है नहीं यहाँ पे कोई, या तो अच्छा पैसा तो घोड़े पे लगाया तो एक हद तक लगाया था, जब दिख रहा है, सबको दिख रहा था कि हार होने वाली है, तो कैसे कोई कितना पैसा लगा लेगा ये। और भारत जोड़ो यात्रा पे तो पहले छत्तीसगढ़ की सरकार फंड कर रही थी, राजस्थान की सरकार फंड कर रही थी पहली यात्रा, इसीलिए बात बात पे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी को आगे रख दिया जाता था। ज्यादा पैसा क्योंकि भूपेश बघेल देते थे, वो सबसे आगे होते थे, और साइडलाइन कर दिया जाता था अशोक गहलोत जी को। तो वो तो सामने था। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री हर जगह सामने दिख रहे थे। तो हाईजैक इसीलिए तो हो रहे थे सारी चीजें। देखिए, कहना कि सिर्फ जॉर्ज सोरोस पैसा भेज रहा था, नहीं, ये सारा पैसा जहाँ पे सरकारें थी वहां से आ रहा था, और तभी वहां पे आज ये हालत हो गई। बाकी प्रदेशों में ये हालत क्यों नहीं हो रही, बाकी प्रदेशों में भी तो वादे हैं, लाडली बहन योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, पर कहीं पे ऐसी हालत नहीं हो रही, बल्कि हो भारतीय रही है, जनता पार्टी की सरकारें हो ज्यादा रही लाभ है, दे रही हैं। हो रही है उनके नए नवेले साथी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में भी। आप देखो ना, दिल्ली में भी देखिए, तो कहा जा रहा है कि 7,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है अगले 2 महीने बाद इनके पास भी देने के लिए। दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास के लिए पैसे नहीं होंगे वेतन के लिए। तो हाल तो देखिए, इनकी भी यही हो रही, क्योंकि वो भी तो मुफ्त की रेवड़ियां ही बांटते रहते हैं। देखिए, दिल्ली में हमेशा सरप्लस में पैसा रहा है, कभी ऐसे हालत नहीं हुए कि दिल्ली में पैसा नहीं था। आप कांग्रेस की सरकार निकाल के देख लीजिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी देख लीजिएगा, हमेशा सरप्लस रहा है। लेकिन जब आप करोड़ों के पॉट को इस्तेमाल करेंगे रोज सुबह, करोड़ों के अपने घर में पर्दे लगाएंगे, सारा पैसा खट्टा करके अपने ही खट्टा करके पंजाब के चुनाव में लगाएंगे, इंडिया अलायंस को कुछ ये भी फंड कर रहे होंगे, सबको पता है इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, तो पैसा कौन सा है, सरकारों का ही तो पैसा है। तो आप जब जनता का पैसा खा जाएंगे, इतने बड़े बड़े
पॉलिसीज चेंज कर देंगे एक्साइज की, जिससे सारा पैसा आप खा जाए और स्टेट के पास ना रहे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने सारी पॉलिसीज उस तरीके से चेंज कर दी हर स्टेट में जहां जहां इनकी सरकारें या साथी सरकारें, कि फायदा इनको हो और जनता का खून चूस लिया जाए। तो ये टैक्स जाहिर पेयर। सी बात है, बिल्कुल टैक्स पेयर का खून चूसा जाएगा और सारा पैसा उनके पास जाएगा। वरना जिस समय कोरोना काल में आपको स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचना चाहिए था, तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर बैठ के एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे जिससे ज्यादा पैसा लूट सके। नतीजा यूं ही तो इतने इतने समय तक वो जेल में नहीं रहेंगे और बेल रिजेक्ट होगी। आप जितना मर्जी कोस ले भारतीय जनता पार्टी को कि हमने जेल में भेज दिया, हमने ईडी भेज दी, अरे बेल तो आपको साल साल भर कोर्ट ने नहीं दी थी ना। हर इंसान तो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं हो सकता। बिल्कुल। और फिर ऊपर से अदालतें भावनाओं पर थोड़े चलती हैं, अदालतें तो सबूत देखती हैं। अगर ईडी और सीबीआई के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो ये तो उसी दिन बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाते। केजरीवाल और पर सुनिए, शर्तें लगी, कितनी सख्त शर्तें लगी कि सीएम तो वो, बिल्कुल अगर मान लो 2025 में चुनाव जीत जाती आम आदमी पार्टी, तो भी अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते। नहीं। और आप एक बात और देखिए, आप अदालत को कह रहे हैं, सबसे बड़ी अदालत एक पॉलिटिशियन के लिए जनता की अदालत होती है। तो जब ये जेल में थे और फिर बेल पर आए लोकसभा चुनाव में, केजरीवाल साहब ने आके पूरी दिल्ली की जनता को कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मुझे दिल्ली की ये सातों सीटें जितवा दो। क्या हुआ? एक भी सीट जीते। दिल्ली की जनता, जो इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है, जनता की अदालत, जनता की अदालत ने अपना जवाब दे दिया कि हम आपको जेल में ही रखना चाहते हैं। साफ था। हम जनता ने जब ये जवाब दे दिया, कहीं से नहीं बचे, इतनी बुरी हालत हुई उनकी दिल्ली में। वरना जो पार्टी ने ऐतिहासिक जीत रची थी दिल्ली में और 2 बार ऐसे सरकार रही, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया दिल्ली में, वो इस तरीके के हालात पे आ गए। 7 सीटों में एक भी नहीं जीत पाना, जब आपकी सरकार एमसीडी में आप हैं, आप दिल्ली सरकार में आप हैं, फिर भी आप नहीं जीते। तो ये उनको खुद सोचना चाहिए। और जो ये बार बार कहा जाता है कि ईडी सीबीआई हमने भेज दी, कोर्ट हम, इनके हिसाब से तो कोर्ट भी हमारे हिसाब से चल रहे हैं, अब जनता का कोर्ट कौन चला रहा है, वो तो अब इनको सोचना चाहिए। और एक आयुष्मान योजना को लेकर जो स्टेटमेंट पीएम मोदी ने दिया था बंगाल और दिल्ली को लेकर, उसको लेकर बड़ी हाई तौबा मची आम आदमी पार्टी में। देखिए, अलग अलग तरह के वीडियो बना बना कर कि हम तो करोड़ों दे रहे हैं, पता नहीं कौन से अस्पताल में करोड़ों रुपए का इलाज हो रहा है दिल्ली के, इस तरह की बातें हो रही है। अलग अलग मंत्री उनके वीडियोस बना बना कर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आसपास के स्टेट से लोग दिल्ली में इलाज करवाने के लिए आते, क्योंकि जो केजरीवाल की सरकार थी या आतिशी की सरकार है, इन्होंने बड़ी अच्छी योजनाएं बना रखी है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज है। ये क्या ढकोसला है? दिल्ली में लोग इसलिए आते हैं इलाज कराने क्योंकि यहाँ पे एम्स है। एम्स जो केंद्र सरकार की तरफ से चलता है, ना कि दिल्ली सरकार के संरक्षण में है। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, जहाँ पे इस तरीके का इलाज मिलता है जो विश्व में नंबर 1 पे है। दिल्ली इसलिए आते हैं क्योंकि दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है वहां पे फैसिलिटीज उस लेवल की होती है। अब ये बात कर रहे हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने जनकपुरी से चुनाव लड़ा है। मैंने जनकपुरी में चुनाव के समय में भी पिछले विधानसभा के एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखी थी। मैंने एक एक चप्पा चप्पा, एक एक गली पैदल नापी हुई है जनकपुरी की। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मैं नहीं गई। मैंने तो आज तक वहां पे एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखी। मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ, मैंने यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखी। पता नहीं है कौन सी मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ, कुछ मोहल्ला क्लिनिक हमने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जरूर देखी थी, जिसमें पानी भरा हुआ था जब बारिश आ गई थी और डॉक्टर लिटरली तैर रहे थे। फिर ये कहते हैं कि हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं ऐसी है, आए दिन रोज सामने आता है कि दिल्ली के अस्पतालों में एमआरआई मशीन नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, जो मशीन है वो काम नहीं कर रही। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोरोना काल में देखा था, जब ना हॉस्पिटल में बेड्स थे, जब ना ऑक्सीजन था, ना और कोई फैसिलिटीज थी, और लोगों की लाशें जमीन पे थी। दिल्ली में हमने काम किया था कोरोना के समय पे, और मैं आपको वो समय नहीं बता सकती, आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। और हम इतना बेबस अपने आप को महसूस करते थे। हमें पड़ोस के हरियाणा से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर भर के लेने आने पड़ते थे। सोचिए, हरियाणा और यूपी। राधिका जी, राधिका जी, एक एक डाउट पे क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने ये आयुष्मान योजना के लिए कहा कि जिसकी आमदनी 10,000 रुपए होगी उसको नहीं मिलेगी, जिसके घर में फ्रिज होगा उसको इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता, जिसके पास होगी उसको फायदा नहीं मिल सकता। क्या सच में ऐसा है आयुष्मान योजना में?
अगर ऐसा होता तो आपको कोई इंसान आके बोलता हुआ तो दिखाई देता कि जो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी कह रही है वो सच है? आप तो इतनी पुरानी जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको आज तक कोई ऐसा मिला है जो कह रहा है, जो उसका बेनिफिशियरी रहा है या जिसने वो बेनिफिट लेने की कोशिश करी है और उसने ये कहा हो? एक भी। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 सेकंड में लोग प्रूफ लेके आ जाते हैं कि देखिए मैंने इसकी फैसिलिटी लेने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि मेरे घर में फ्रिज है मुझे नहीं मिला। भारत को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आज घर-घर में टॉयलेट देने का काम कर रहे हैं, घर-घर में ऐसा रोज़गार लाने का काम कर रहे हैं, बेसिक नीड। मतलब फ्रिज नहीं होगा तो उसको इलाज नहीं मिलेगा, बेसिक है आज की डेट में फ्रिज, जो सेकंड हैंड भी बहुत सस्ता मिल जाता है। और आजकल मेक इन इंडिया के चलते इतने ब्रांड्स आ गए हैं, जो सारी ये महँगी-महँगी चीज़ें बहुत सस्ते में आपको मिलती हैं। मेक इन इंडिया का सारा महत्व ही ये था कि हमारे यहाँ पे बने और सस्ते में मिले और अच्छी क्वालिटी बने, और उसका लाभ सब ले रहे हैं। लेकिन क्या आज तक आप मुझे बताइए कोई आपको मिला जिसने ये कहा जी। हो, या एक आपको सोशल मीडिया पे भी कोई आप बिल्कुल सही वीडियो कह रही हैं। दिखाओ? बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई नहीं मिला। लेकिन फिर जो यही तो फेक नैरेटिव है ना राधिका जी। इसी तरह का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में भी चला था ना। हम सबको पता है कि आरक्षण को लेकर क्या स्टेटमेंट अमित शाह जी ने दिया, लेकिन उसका कैसे मिसयूज हुआ और फिर देखिए संविधान बदलने की फेक नैरेटिव बनाया। तो इस तरह का नैरेटिव जब आम आदमी पार्टी घड़ने की कोशिश करती है, आप लोग काउंटर क्यों नहीं कर पाते उसको ठीक तरीके से? देखिए उसका नैरेटिव का काउंटर हरियाणा की जनता ने सबसे पहले किया। लोकसभा के बाद पहला चुनाव हरियाणा का था। हम्म। जवाब वहां की जनता ने दे दिया। उन्होंने कहा था पहलवान खतरे में है, बेटी खतरे में है, किसान खतरे में है। जिन्होंने किसान आंदोलन पूरा लीड किया फ्रंट से, उनकी जमानत जब्त हो गई। कुछ वोट देखिए ना कितनी वोटें पड़ी उनकी। 1100 वोट मिले। जी, 1100 वोट। अगर किसान खतरे में होता और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है, तो उनको 1100 वोट नहीं, 1 लाख से ऊपर वोट मिलते और क्लीन स्वीप होता उस सीट पर। और अगर पहलवान खतरे पे होते, बेटी खतरे में होती, तो इतिहास नहीं रचा जाता हरियाणा में। तो काट की हांडी एक बार चढ़ गई। लोगों ने उस नैरेटिव में आके विश्वास कर लिया कि संविधान खतरे में है। लेकिन सामने आ गया ना, झूठ कब तक चल लेगा? तो अब आप उसका दूसरा जवाब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में देखेंगे। चौथा जवाब आप देखेंगे दिल्ली के नतीजों में। दिल्ली का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, अगले बिल्कुल। साल की शुरुआत में है, और उसमें आप देखिएगा ऐतिहासिक नतीजा आएगा, जो लोगों के बिल्कुल होश उड़ा के ले जाएगा। जैसे हरियाणा किसी ने नहीं सोचा था, वैसे आप देखिएगा दिल्ली का भी वैसा ही नतीजा आएगा। क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यही एक फेक नैरेटिव चलाते थे। एमसीडी मुझे देके देखिए, देखिए क्या सफाई हो जाएगी। आज दिल्ली में देखिए, हर सिर्फ दिल्ली एक कूड़ादान बन के रह गया। कहीं पे सांस नहीं ले सकते आप, हर चीज में विफल है। देखिए यमुना जी का क्या हाल है, बोलते थे ना मुझे एमसीडी हाथ में दे दो, मेरे पास एमसीडी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एमसीडी दे दी जनता ने, 2 साल हो गए, क्या कर लिया आपने? तो इसीलिए मैं जैसे आपको कह रही हूँ, जनता उसका जवाब दे रही है अपने चुनाव के नतीजों में, और वो दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। हमारा तो काम बोलता है और हम काम से जवाब देते हैं। चलिए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए घर का चिराग है जो आग लगाने में है स्वाति मालीवाल, जो रोज वीडियो बना कर उनकी पोल पट्टी खोल रही लेकिन उनसे पंगा लेने की हिम्मत एक अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। महिला डरे को आप रहते इतना इतना चोट पहुंचाएंगे, उसके अस्तित्व को ललकारेंगे, उसको इस तरीके से करेंगे, तो एक महिला के ऊपर पूरा महाभारत हो गई थी। तो वो महिला क्या क्या कर सकती है, महिला शक्ति का उनको उदाहरण दिख रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर महिला स्वाति मालीवाल है और वहां पर शायना एनसी है, उनसे भी पंगा ले लिया है। उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है उसका भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी बिल्कुल गठबंधन को। बिल्कुल। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी, हमने बहुत सारे विषयों पर बात की। राधिका जी, आपने समय निकाला खासतौर पर मेरे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी को एक बार फिर इस ऐतिहासिक दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।